हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारी इस ऑनलाइन क्लास में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, कल जो लास्ट क्लास में हमने किया था वो यहाँ तक हमने ये काम कर लिया था। ठीक है। और आज हमें जो नया काम करना है वो करना है संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र पर परावैद्युत पदार्थ का प्रभाव, यानी जब उसके अंदर परावैद्युत पदार्थ बढ़ते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। नोट्स में चलते हैं। ये रेड लाइन जो है यहाँ तक हमने कर लिया था, और आज यहाँ से हमें शुरू करना है जहाँ पॉइंटर मूव कर रहा है। समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ रखने की स्थितियाँ। ठीक है, यहाँ से आज का हम काम शुरू करते हैं। तो आइए आज A31 पर चलते हैं। नोट्स कंटिन्यू आप मेंटेन करते रहना। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ का प्रभाव। अब देखिए, इसकी तीन स्थितियाँ हैं। ठीक है, तीन स्थितियाँ, उसमें से जो पहली स्थिति जो है वो आप देखिए कि जब पहली स्थिति ये है कि जब समांतर प्लेट संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हुआ है। तो हमें ज्ञात करना है कि उसकी जो विद्युत धारिता होगी वो क्या होगी। तो इसके लिए देखिए, हम एक चित्र बना लेते हैं पहले। ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है और इसकी दोनों प्लेटों के मध्य है। इस तरह से ये परावैद्युत पदार्थ हमने भर दिया है। पहले तो देख, आपको ध्यान होगा, चित्र जो है वो उसमें कुछ भरा नहीं था। पिछले चित्रों में वो बिल्कुल खाली पड़ा था। और ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा। ठीक है। और ये जो दोनों प्लेटें हैं इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? इनके बीच की दूरी हो गई स्मॉल डी। तो अब देखिए देखिए आपको धारिता ज्ञात करनी है। धारिता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो एक आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। देखो, क्या C इक्वल टू क्या होता है? Q/V। और V इक्वल टू होता है ED। और E समांतर प्लेट संधारित्र में ये परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। तो वैसे तो E क्या होता है? E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैसे तो E का मान ये होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन जब परावैद्युत पदार्थ भरा होता है तो ये एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है, यानी एप्सिलॉन आर का भाग भी लग जाता है। ठीक है। और ये डी साथ में चल रहा है, इसको डी को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब सिग्मा बराबर, अब देखो ऊपर तो क्यू है। अब इस सिग्मा बराबर क्या होता है? सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। तो ये हमने लिखा क्यू और ये ऊपर डी। और सिग्मा की जगह हमने क्या लिख दिया? क्यू अपॉन ए। और नीचे चल रहा है ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। आर है ये। ठीक है, ये चल रहा है। क्यू से क्यू कट जाएगा और ये पूरी पूरी जो क्वांटिटी है ये ऊपर चली जाएगी। तो सी बराबर हो जाएगा क्या? ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। अब ये देखो, इतना जो पार्ट है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये तो क्या है? ये धारिता है कब? जब दोनों प्लेटों के बीच में कोई पदार्थ नहीं भरा होता है। तो इसको हम सी नॉट से प्रदर्शित कर देते हैं। तो सी नॉट बराबर आपके पास क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर गुना हो जाती है इसकी
ठीक है, ये एक शॉर्टकट तरीका है संक्षिप्त रूप में। एग्जाम में आप इतना सा कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब थोड़ा सा जो डिटेल्ड मेथड है जो वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र। जब परावैद्युत पदार्थ उपस्थित होता है तो विद्युत क्षेत्र कितना ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सिग्मा का मान आप रख दीजिए, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, और फिर एक आप इसको मत लीजिए, नेक्स्ट ले लेंगे। सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए रखने पर क्या आ जाएगा आपके पास, ई बराबर ये आ जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र होता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ज्ञात करते हैं, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम ज्ञात करते हैं वोल्टेज, कि वोल्टेज का मान कितना होगा। वोल्टेज V बराबर कितना होता है, ED। ठीक है, वोल्टेज V बराबर ED, और E का ये मान समीकरण 1 से रखने पर क्या लिखोगे, E का मान समीकरण 1 से रखने पर, E का मान समीकरण 1 से रखने पर, E का मान समीकरण 1 से रख दोगे। यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पर काम कर लेते हैं इधर। इसके बाद आप यहाँ पे देख लेना, E का मान समीकरण 1 से रखोगे तो आपके पास आ जाएगा V बराबर ये आएगा आपके पास Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और साथ में क्या चल रहा है, D। ये आ गया आपके पास V बराबर। अब पुनः यहाँ पे क्या लिखोगे, धारिता की परिभाषा से या धारिता के सूत्र से, धारिता की परिभाषा धारिता की परिभाषा से धारिता की परिभाषा से क्या आ जाएगा आपके पास, C बराबर Q अपॉन V, और V का ये मान रख दिया हमने यहाँ से, समीकरण नंबर 2 से मान रख दो, 2 नंबर है ये। तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये Q तो ये है, और ये आ जाएगा QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये लीजिए, ये नीचे से ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन D। C बराबर सी नॉट, और ये आ गया एप्सिलॉन आर। ये लीजिए, ये आ गया, और C नॉट, यहाँ पर C नॉट क्या चीज़ है वो लिख लेना यहाँ। C नोट बराबर आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये आ गया। ठीक है, ये आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो गई। अब इसके नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आगे देखिए, दूसरा जो पार्ट है उसमें दूसरी स्थिति है, यदि दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हुआ है। सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है आपके पास, यदि दोनों प्लेटों के मध्य यदि दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हुआ है। आंशिक रूप से भरा है, तो देखिए ये समांतर प्लेट संधारित्र है, और इसके बीच में आपने क्या किया है कि आंशिक रूप से इसमें, सॉरी, इस तरह से ये एक परावैद्युत पदार्थ की प्लेट हमने इसके अंदर रख दी है। परावैद्युत पदार्थ की प्लेट रख दी, और इसकी जो मोटाई है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मोटाई है ये है स्मॉल टी, और ये बाकी का जो वायु भाग हो गया ना, वायु भाग की मोटाई कितनी हो जाएगी, D माइनस टी। तो देखिए फिर से भाई, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो
अब विद्युत क्षेत्र भी दो भागों में ज्ञात करना पड़ेगा, एक तो वायु भाग में, एक परावैद्युत भाग में। तो सबसे पहले हम देखते हैं वायु भाग में विद्युत क्षेत्र, यानी जिस भाग में वायु भरी है। वायु भाग में विद्युत क्षेत्र, वायु भाग में विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र क्या होता है आपके पास? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया वायु भाग में विद्युत क्षेत्र, इसको ई नॉट कह दिया है हमने, ठीक है, समीकरण नंबर 1। और परावैद्युत भाग में, परावैद्युत भाग में, परावैद्युत भाग में विद्युत क्षेत्र, अब ये परावैद्युत भाग में विद्युत क्षेत्र के लिए आप लिख लीजिए इसको ई एम लिख लीजिए, या फिर आप इसको ई टी लिख लीजिए ना, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ई एम या ई टी आप उसको कुछ भी लिख सकते हो, E1 E2 E3 EM आप उसको कुछ भी लिख लीजिए, जैसे हमने इसको E1 मान लिया। तो E1 बराबर परावैद्युत भाग में विद्युत क्षेत्र के लिए जो भी विद्युत क्षेत्र वायु भाग में होगा उसका एप्सिलॉन आर भाग कम हो जाएगा, एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, सॉरी, विभव कितना हो जाएगा? अब विभव के लिए देखिए, दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, विभवांतर जो होगा वो हो जाएगा वायु भाग में, वायु भाग में विभवांतर प्लस परावैद्युत भाग में विभवांतर, परावैद्युत भाग में विभवांतर, परावैद्युत भाग में विभवांतर। अब इस V बराबर वायु भाग में विभवांतर कितना हो जाएगा? V नॉट, और परावैद्युत भाग में विभवांतर हो गया V1, ठीक है। तो इसको हम कितना मान लेते हैं? V नॉट बराबर तो कितना आ जाएगा? वोल्टेज होता क्या है? वोल्टेज होता है विभव गुणा बीच की दूरी, E इंटू डी। तो कितना हो जाएगा ये? E नॉट, और वायु भाग है कितना? D माइनस टी, प्लस परावैद्युत भाग जो है उसमें अब कितना है? विद्युत क्षेत्र कितना है? E1, और कितनी डिस्टेंस में? T भाग में है। तो अब इसका मान अब आप रख दिए, ई नोट का मान रख दो। ई नोट बराबर समीकरण 1 देखिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी, प्लस, और ये कितना आ जाएगा? क्या आएगा आपके पास? या फिर आप इसको अभी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसका मान ना रख के ई नोट ही रख देते हैं ना, इसको आप, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा हमारा। देखिए कितना आ जाएगा ये, ई नोट को ई नोट ही रहने दीजिए, और इसका जो मान आएगा वो कितना? ई नोट अपॉन एप्सिलॉन आर, ये आ गया टी। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में ई नोट कॉमन आ रहा है, ई नोट कॉमन, तो ये कितना आ जाएगा? ये आपके पास आएगा डी माइनस टी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास? इसको टी को अभी आप कॉमन मत लो, नेक्स्ट स्टेप में कॉमन, ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ, ठीक है। क्या आएगा? डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, ये बराबर आए कितना? ई नोट और डी माइनस टी माइनस, सॉरी, तो टी को तो आप यहाँ पर ले लो, इस टी की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। तो ये डी माइनस, और ये आपने यहाँ पर टी लिख दिया, और यहाँ पर आ जाए आपका आपके पास 1 माइनस 1 अपॉन साइन आर, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास वोल्टेज आ गया। अब और क्या होता है? क्यू अपॉन वी होता है। अब ये क्यू, और नीचे कितना आ जाएगा ये? इस ई नोट का मान आप यहाँ पे रख सकते हो, ई नोट है ना, नोट का मान आपने क्या रखा था? ई नोट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट
और अंदर कितना आ जाएगा, डी माइनस ई इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। और ये सिग्मा का मान हम यहाँ पे रख देंगे। देखिए सिग्मा बराबर क्या होता है, या फिर आप यहीं पे लिख दीजिए, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। लीजिए तो वी का मान रख दिया हमने, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा, डी माइनस ई इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। इस क्यू से ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, ये आएगा आपके पास ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और ये आपके पास आ जाएगा कितना, माइनस डी 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये आपके पास धारिता का सूत्र आ गया। इस तरह से ये धारिता जो है आपके पास कौन सी स्थिति में प्राप्त हुई है, जब दोनों प्लेटों के बीच में पराविद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा होता है। इस सूत्र को एक बार मैं नीचे लिख देता हूँ, देख लीजिए क्या सूत्र आया आपके पास, सी बराबर जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये आपके पास परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में आ गई विद्युत धारिता। अब तीसरी देखिए, तीसरी स्थिति क्या है, तीसरी स्थिति है जब अलग अलग परावैद्युतांक, अलग अलग परावैद्युतांक की पट्टियां या प्लेटें, पट्टियां या प्लेटें संधारित्र में रखी हैं। संधारित्र में रखी हैं, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए अब एक संधारित्र जैसे आपने ये बना लिया, यहाँ पे ये एक प्लेट हो गई। अब इसमें अलग अलग प्लेटें रखी हुई हैं, देख लीजिए जैसे आपने ये एक प्लेट बना ली, तो एक बार दोबारा बनाते हैं। दूसरी प्लेट आप यहाँ से बना लीजिए, इस तरह से एक प्लेट तो ये बन गई, दूसरी प्लेट ये बन गई, तीसरी प्लेट ये बन गई, और ये संधारित्र की जो, अब इस तरह से ये आगे चलती चली जाएंगी और n प्लेटें होंगी, ये संधारित्र की लास्ट प्लेट हो गई, ठीक है। अब इसकी जो, इसका जो परावैद्युतांक है वो एप्सिलॉन r1, एप्सिलॉन r2, एप्सिलॉन r3, ऐसे करते करते एप्सिलॉन rn तक एक प्लेट और होगी यहाँ पे, एप्सिलॉन rn उसका परावैद्युतांक होगा। इस तरह से ये प्लस है, ये माइनस है। तो देखिए सबसे पहले विद्युत क्षेत्र जो होता है वो वायु भाग में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। विद्युत क्षेत्र कौन से भाग में, वायु भाग में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो वायु भाग में तो विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ई नॉट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब अलग अलग जितनी भी ये प्लेटें हैं इन सब में विद्युत क्षेत्र हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र सबका जो गुणनफल होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा, पहली प्लेट में, दूसरी प्लेट में, तीसरी प्लेट में, अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए पहली प्लेट में विद्युत क्षेत्र जो होगा वो कितना हो जाएगा, E1 बराबर सिग्मा अपॉन, सॉरी, E1 बराबर ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन R1, और फिर क्या आ जाएगा, E2 बराबर
ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन R2, E3 बराबर ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन R3। इस तरह से चलते चलते ये नीचे आएंगे आप तो कितना आ जाएगा, ई एन बराबर ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन RN, ये आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अब अगर कुल मिला के यदि विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो वो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा ई बराबर वायु भाग में विद्युत क्षेत्र ई नॉट और प्लस ये शेष भाग में जो विद्युत क्षेत्र है वो आपके पास आ जाएगा। अब वायु भाग में विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र इंटू बीच की दूरी, ये इसमें ऊपर ही लिख देते हैं हमें। ये वाला जो विद्युत क्षेत्र है वायु भाग, इसको आप याद करोगे, ई नॉट समीकरण नंबर इसको दे देना आप 1 नंबर, या फिर यहीं पर आप लिख दो, इसी में आगे जरूरत पड़ेगी नहीं तो। सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 1। और अब आगे आ जाइए नीचे। अब देखिए कुल मिला के वोल्टेज जो ज्ञात करते हैं, सॉरी ये यहाँ पे वोल्टेज ज्ञात करना है, कुल वोल्टेज कितना होगा। यहाँ पर वोल्टेज वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा, वायु भाग में वोल्टेज, वायु में वोल्टेज प्लस परावैद्युत भाग में वोल्टेज, परावैद्युत भाग में वोल्टेज। अब वायु भाग में वोल्टेज कितना हो जाएगा, वायु भाग में विद्युत क्षेत्र मतलब ई नॉट, और वायु भाग कितनी जगह में है वो हो जाएगा ई माइनस, सॉरी डी माइनस, ये हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3, और कहाँ तक आएगा ये प्लस Tn तक आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब परावैद्युत भाग में विद्युत क्षेत्र, परावैद्युत भाग में विद्युत क्षेत्र अलग अलग है जो हमने ज्ञात किया है, कितना है वो ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन R2, ये कितना है, ये है हमारे पास ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन R1, और इसको T1 मल्टीप्लाई कर दिया तो पहली प्लेट में वोल्टेज आ गया, फिर ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन R2 ये दूसरी प्लेट के लिए आ गया, प्लस इस तरह से चलते ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन R3, और ये आ जाएगा T3, इस तरह से n तक आ जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ई नॉट कॉमन आ रहा है। अब कितना आ जाएगा ये D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn, एक तो ये आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, अपना आएगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn, यहाँ तक आएगा ये। ठीक है, ये वोल्टेज हो गया। अब धारिता क्या होती है, C बराबर Q अपॉन V, और ये कितना आ जाएगा Q अपॉन, ये पूरा Q अपॉन, और नीचे ये समीकरण आ जाएगा वोल्टेज का ये वाला, ई नॉट बराबर क्या आ जाएगा, ई नॉट हमने ऊपर लिखा था Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आएगा D माइनस यहाँ तक आएगा Tn प्लस, और यहाँ पर कितना आ जाएगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, तो प्लस कहाँ तक आएगा, ये आएगा Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये अलग अलग मोटाई की जो प्लेटें हैं उनके लिए ये हमने लिख लिया है। ठीक, अब इसके बाद में आप Q से Q कट जाएगा इसमें, देखिए अब तो इसमें कुछ बचा नहीं, इस वाले Q से करते हैं जी, इस वाले Q से Q कट जाएगा, ये वाला ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर, तो C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ पर आ गया, और नीचे कितना बचेगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn प्लस कितना आ जाएगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn।
यहाँ तक आएगा। ये आपके पास विद्युत धारिता आ गई अलग अलग प्लेटों के लिए। तो ये आज हमने 3 टॉपिक क्लियर किए हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।